असल में असंवेदनशीलता इस सरकार की सबसे बड़ी पहचान है, कृषि के मामले में खासकर। कोई भी महामारी से निपटने का जो एक नेचुरल तरीका होना चाहिए वो भी सरकार फुलफिल नहीं कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो है वो एक खास जगह को दिया गया है, क्यों? हमारा उसमें मानना है कि उसमें भारी करप्शन है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। खास मुलाकात के सिलसिले में आज एक ऐसे विधायक से मुलाकात जो संघर्ष के एक बड़े उदाहरण हैं। एक सामान्य परिवार से निकले, जेएनयू में अपना झंडा बुलंद किए और जेएनयू से फिर बिहार आए और बिहार के पालीगंज से चुनाव लड़के जीते और आज अच्छा काम कर रहे हैं। छात्र, नौजवान, किसानों का आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे साथ है पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, जब जेएनयू से मैंने जिक्र किया तो वहाँ आप जनरल सेक्रेटरी रहे, वहाँ से आकर बिहार चुनाव लड़े और अभी तक का जो राजनीतिक सफ़र है कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितना अलग रहा? देखिए, हम लोग का जो राजनीतिक ट्रेनिंग हुआ है, जेएनयू जाने से पहले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जानता भी ठीक से नहीं था और जेएनयू में जाने के बाद हम देखे कि वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए आप देश दुनिया के तमाम सवालों से रूबरू होते हैं, उनसे जूझते हैं और ख़ास करके मजदूरों का आंदोलन में शामिल होना जेएनयू के छात्र जीवन के दौरान ये काफ़ी अनुभव रहा। जेएनयू में मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी मैंने तीनों कोर्स वहाँ से किया था और वहाँ से निकल करके मुझे लगा कि एक यूनिवर्सिटी जहाँ से हम कुछ सीखे हैं उससे ज़्यादा बड़ा यूनिवर्सिटी में हम प्रवेश किए हैं जब हम बिहार में आए, जब हम पालीगंज में आए तो। और यहाँ भी सीखने का सिलसिला जारी है, सीख ही रहे हैं अभी तो। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी भी हुआ जैसा हम लोग को सुनने में आया। तो उसके बाद एक नया संघर्ष चुनना, एक नए सफ़र को चुनना, ये कितना अब लगता है कि मैंने सही किया था या गलत किया था? देखिए, पढ़ाना मेरा बहुत फेवरेट काम है। मैं जेएनयू में भी जब था तो पीएचडी के दौरान मैं ग्रेजुएशन की क्लासेस लेता था और पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट है। मैं चाहता था कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ, लेकिन जिस समय नौकरी लगी उस समय जो देश की परिस्थिति थी, जो पार्टी में मेरी जो भूमिका थी, उसमें मुझे लगा कि बेटर हम कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि उस समय मैं भाकपा माले का जो छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसका राष्ट्रीय महासचिव भी था और देश में कहिए कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज अटैक उस दौर में बीजेपी सरकार द्वारा यूनिवर्सिटीज़ पे हो रहे थे, कैंपसेस के ऊपर हमला हो रहा था। एजुकेशन को एज ए एनिमी सरकार ट्रीट कर रही थी। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो एक तरह का वार जोन हो गया था, युद्ध का मैदान सरकार ने बना दिया था। और ऐसे में हमें लगा कि अभी सही मौका नहीं है छात्र राजनीति को छोड़ करके जाने का और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं छात्र राजनीति ही करता रहूँगा। मैंने नौकरी छोड़ दी, ज्वाइन नहीं की मैंने। और उसके 2 साल बाद कहिए कि ये पार्टी ने कहा कि आपको पालीगंज से चुनाव लड़ना है, तो फिर हम वहाँ से जाकर के चुनाव में शामिल हुए। तो लड़ाई की एक कंटिन्यूटी, स्ट्रगल की एक कंटिन्यूटी छात्र जीवन में भी, और अगर हम लेक्चरर होते तो उस बीच में भी एक वैचारिक संघर्ष तो हम लोग का जारी रहता। चूँकि पढ़ाई लिखाई का जो एंगल हम लोग समझते हैं उसमें है कि एक मुकाम के बाद आप पढ़ाई लिखाई जब करते हैं तो उसका पूरा ओरिएंटेशन जो है वो समाज के बेटरमेंट के तरफ, समाज की बेहतरी किस मामले में हो सकता है उसकी तरफ होता है। चाहे आप कोई भी एरिया में रिसर्च कर रहे हो, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। जेएनयू में हमारे एक आइकॉन है कॉमरेड चंद्रशेखर, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो चंदू ने कहा था कि सोसाइटी से आप ले रहे हैं, अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, अगर आप देश के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप सोसाइटी से ले रहे हैं, तो आपको सोसाइटी को पे बैक भी करना है, वापस भी करना है। तो वापस कैसे होगा? तो हमें लगा कि अगर आप एकेडमिक्स में भी हैं तब भी आप वो वापस कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया में जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खुला जो मैदान है राजनीति का, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, उसमें आकर के सीधे सीधे इस दौर में कहिए कि जब देश के ऊपर एक बड़ा संकट, मोदी सरकार का पूरा जो चरित्र है उसको देखते हुए हम लोग को लगा, तो हमने तय किया कि नहीं, अब खुले मैदान में आइए और खुली लड़ाई लड़िए। एक सपने के साथ, एक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ आप राजनीति में, खासकर बिहार के राजनीति में आए, लेकिन आप सरकार में नहीं है, विपक्ष में है। तो आपको लगता है कि जो सोच आपका रहा, जो सपना आपका रहा, उसको आप पूरा कर पा रहे हैं? सरकार का इसमें साथ मिल पा रहा है आपको? देखिए, हमारा सपना सत्ता पक्ष में या विपक्ष में रहने का मोहताज नहीं है।
सपना तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का सपना है कि समाज जो है वो बराबरी पे आधारित हो जाए, बिल्कुल, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का या एक समाज द्वारा दूसरे समाज का शोषण जो है वो बंद हो जाए। तो ये तो बड़ा मकसद है। इसमें आप सत्ता में अगर रहेंगे भी तब भी आपकी ये लड़ाई जारी रहेगी। और विपक्ष में रहने का कोई मलाल हमें कभी नहीं रहा। सही बात है कि आप जो कामकाज लेकर के जाते हैं, सत्ता पक्ष में अगर आप होते तो ज़्यादा स्मूथली काम होता, लेकिन इसका अफसोस हमें कभी नहीं रहा कि हम विपक्ष में हैं, बल्कि विपक्ष की ही राजनीति करते हुए हम लोग आज तक यहाँ तक पहुँचे। जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। अफसोस की बात नहीं, बात ये है कि क्या आप काम कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? हम वही काम करना चाहते, हम काम क्या करना चाहते हैं। सही बात है, आप अपने क्षेत्र में योजनाओं को सही तरीके से लागू करवा दें, आपकी मांग पूरी हो जाए, ये अगर आप सत्ता पक्ष में होते तो थोड़ी आसानी होती। लेकिन हम जो काम करना चाहते थे वो काम था कि स्टूडेंट और यूथ को शिक्षा और रोजगार के ऊपर आंदोलित कर देना, सिस्टम में एक जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव की बात हो और वो मास तक कम्युनिकेट हो, नीचे तक वो सर्कुलेट हो जाए। तो वो तो विपक्ष में रहने के बावजूद हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि बिहार में 19 लाख रोजगार की बात हुई, रोजगार नहीं मिला और उसको रिप्लेस किया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि 19 लाख रोजगार तो हम दे ही रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं। तो अब लोन देना जैसे लग रहा है कि कोई नई परिघटना है। अब ये कॉमन सेंस में है कि लग तो रहा है कि सरकार ठीक ही कह रही है। कई लोगों को लगता है कि लोन दे रही है ना कम से कम। अब उस जनता के बीच में ये बात ले जाना कि लोन देना कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वो तो महाजन अंग्रेजों के जमाने से कर रहे हैं, उससे पहले से कर रहे हैं, जब से सभ्यता है तब से लोगों को लोन मिल रहा है, कर्ज मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं था। गवर्नमेंट का काम था कि आपको एक सम्मानजनक रोजगार दे, नियमित वेतन वाला रोजगार दे, जिसमें एक सामाजिक सुरक्षा हो। तो कोई सरकार अगर कहती है कि हम रोजगार देंगे तो हम लोग ये मतलब समझते हैं। अब विपक्ष में रह करके इस बात को नीचे तक कम्युनिकेट करना, ये हम लोग कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को एक क्रांतिकारी तेवर देना, जो सिस्टम का फेल्योर है उसका पर्दाफाश लगातार करते रहना, ये सब हम लोग कर रहे हैं। बिहार सरकार जो है कहीं ना कहीं छात्रों नौजवानों को लिए जो सपना था, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पेश किया था, उस पे आपको लगता है कि खड़ा उतर पाया लोग? देखिए, बिहार सरकार के साथ ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी है कि ये नीतीश कुमार जो हैं, जदयू जो है, वो अपनी घोषणाओं में छात्रों नौजवानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका ओरिएंटेशन है, जो उनका रुख है, वो डिसाइड हो रहा है बीजेपी के गोद में बैठ करके। और बीजेपी का एक खास विजन है। नरेंद्र मोदी 2-3 साल पहले जब वो विदेश यात्राओं में ज़्यादा बिजी रहते थे, उस समय अगर देखिए तो कुछ देशों में उन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की मीटिंग्स में ये बात कही कि आप इंडिया आइए, आपको दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर हम मुहैया करवाएंगे। और ये सरकार जब बाहर जाकर कह रही है कंपनियों के मालिकों से, तो उसको देश में लागू भी कर रही है कि हम यहाँ के युवाओं को दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बनने के लिए बाध्य कर देंगे। और सस्ता मजदूर लोग तभी बनेगा जब रोजगार की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, जब सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरियों की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और हायर एजुकेशन खत्म हो जाएगा। अगर कोई एमफिल और पीएचडी कर लेगा, अगर कोई रिसर्च में चला जाएगा तो वो आसानी से सस्ता मजदूर नहीं बनेगा। अगर कोई रेलवे और बैंकिंग की नौकरी में चला जाएगा तो वो सस्ता मजदूर नहीं बनेगा। ओरिएंटेशन गवर्नमेंट का वहां से है कि हम इंडिया के हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको सस्ता मजदूर बनाना है, उनको सस्ता मजदूर बना करके कॉरपोरेट की सेवा करनी है, वो एक मामला है। और बेरोजगार रख करके शिक्षा से बाहर धकेल करके इनका दूसरा मकसद है कि जो हेट पॉलिटिक्स बीजेपी का है, जो नफरत की राजनीति वो लोग चाहते हैं, उसके लिए एक तरह का कहिए कि मास उनके बीच में क्रिएट हो रहा है। फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज से एक फेक पॉलिटिक्स का निर्माण हुआ और कई सारे जो ऐप आए हैं उन सारे ऐप से एक फेक जनता भी बना लिया गया है। जैसे अभी एक ऐप आया था टेक फॉग, सुना होगा आप लोगों ने। टेक फॉग कह रहा है कि एक क्लिक पे आप एक खास हैशटैग के साथ 1 करोड़ ट्वीट करा सकते हैं, 1 लाख, जितना आप चाहें ट्वीट करा सकते हैं। बिल्कुल। एक क्लिक पे आप फेक अकाउंट्स बना सकते हैं, अलग अलग जो लोग चीज़ों को डाल रहे हैं उस पर आप कमेंट करा सकते हैं, फेक है वो सब जी। तो एक तरह का फेक पॉलिटिक्स हुआ और फेक जनता बना करके
युवाओं को एक ऐसी चिंता में उलझाया जा रहा है जो देश की चिंता है ही नहीं। देश की चिंता कहीं और है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में युवाओं की चिंता है कि हमें रोजगार कैसे मिले। जो शिक्षण संस्थान है वो एक्सक्लूसिव पॉलिसी अपना रहे हैं, लोगों को बाहर धकेलने की पॉलिसी। इंक्लूसिव नहीं है वो समावेशी नहीं है, लोगों को बाहर धकेल रहे हैं। लगातार फीस बढ़ रही, तो स्टूडेंट्स की चिंता है कि फीस कैसे कम हो और हमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले। किसानों की चिंता है कि हमें सिंचाई मिले, फसल का दाम मिले। व्यापारियों की चिंता है कि हमें बढ़िया तरीके से हमारा रोजगार चले, हमारा धंधा चले। लेकिन सरकार की चिंता क्या है? सरकार सो क्या कर रही है कि इस देश में मुस्लिम थ्रेट है। उसमें उत्तराखंड में जाकर के धर्म संसद के नाम पे उनके खिलाफ बयानबाजियां करवाइए, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं चलाएगा, और जनता को इसी में उलझा कर रखना है। ये जो सर्कमस्टांस बन रहा है देश के अंदर, हमें लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस गिरफ्त में है। वो चुनाव के दौरान क्या वादा कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जा रहा है। असल बात है कि वो जिनके साथ गलबहियां कर रहे हैं उनका मोटो काफी खतरनाक है स्टूडेंट और यूथ के लिए। जी। और शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बिहार में 0 लेवल से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक की जो शिक्षा है कहीं ना कहीं गर्द में है। आप मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय का देख लीजिए, 3 साल की डिग्री 5 साल में आसानी से मिल जाती है। कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय और अब पटना विश्वविद्यालय, जिसका बहुत बढ़िया इतिहास रहा है, उसका भी स्थिति अब कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा जो है वो देश के संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था जी। वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो सरकारें हैं, मैं सिर्फ आज की नीतीश सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ या आज की मोदी सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ, जो तमाम सरकारें आती गई, उन लोगों ने शिक्षा को एक तो बाजार का सामान बना दिया जी। अब बाजार का जैसे ही वो सामान हुआ तो शिक्षा के साथ जो सोशल वैल्यू जुड़ा हुआ था, एक सामाजिक मूल्य, एक सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था, वो साइड चला गया। अब शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है मुनाफा। आप शिक्षा बेचिए तब मुनाफा, आप शिक्षा लीजिए तब मुनाफा। तो ये एक खास विजन के साथ इसको खत्म किया गया, ये एक बात है। लेकिन बिहार के साथ संकट क्या है? बिहार के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मुख्य धारा की राजनीति में शिक्षा अब तक बड़ा सवाल नहीं बना है जी। जैसे पिछला चुनाव देखिए, बिहार के युवा शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोजगार एक सवाल बन गया जी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 10 लाख रोजगार पहली कलम से देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि किसी ने ये बात नहीं कही कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो हम इस बात की गारंटी कर देंगे कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको 3 साल में हम ग्रेजुएशन करा देंगे, 2 साल में उनकी मास्टर्स की डिग्री हो जाएगी। तो ये तो मेन स्ट्रीम का सवाल नहीं बन रहा है। बिहार के साथ संकट ये है, अगर जिस दिन ये मेन स्ट्रीम का सवाल बन जाएगा, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में फिर 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं होगा, फिर 1 लाख बच्चे जो ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं उनके लिए 500 सिर्फ सीटें नहीं होगी मास्टर्स के लिए। बिहार का तो ये भी संकट है। पूरे देश में जो प्रति लाख छात्रों के ऊपर कॉलेजों का अलॉटमेंट है, और बिहार में जो है वो तो 10% भी नहीं है देश का औसत के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी भयावह स्थिति है। तो आपको क्या ये लगता है कि नेता प्रतिपक्ष भी, उनका भी विजन इस मामले में बहुत क्लियर? नेता प्रतिपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, उसमें लंबे समय तक तो रोजगार की भी बात नहीं हो रही थी जी। क्यों बात हुई? क्योंकि 5 साल तक लगातार जो युवा हैं वो रोजगार की मांग के लिए सड़क पर उतर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके ऊपर लाठियां चल रही थी। रोजगार की मांग के लिए अलग लोग लड़ रहे थे, और जिनकी बहालियां फंसी हुई है, बहालियों में जिनके साथ नाइंसाफी हो रही, वो लोग अलग लड़ रहे थे। तो जब सड़कों पर लड़ाई होगी तो उसका एक प्रतिफलन आपको चुनाव में मुद्दों के रूप में दिखता है। अनफॉर्चुनेट है कि बिहार में हायर एजुकेशन खास करके वो अभी तक आंदोलन का विषय नहीं बना। जिस दिन ये आंदोलन का विषय बनेगा, सारी पार्टियों को उठाना पड़ेगा। तो छात्र राजनीति करते हुए आइसा का राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में बिहार में कई एक बार हम लोग आंदोलन किए, लेकिन वो एक सीमित आंदोलन था। मेरे ख्याल से बिहार में रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक हो चुका है शिक्षा का सवाल। उससे ज्यादा बड़ा सवाल है शिक्षा का सवाल। तब तो रोजगार की बात एकदम, शिक्षा अगर बेहतर होगा तो युवाओं के पास सोचने का मौका होगा, उनके पास अवसर खुले रहेंगे। लेकिन बिहार में पलायन का बड़ा कारण है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। बिल्कुल। यहाँ से लोगों को सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है।
जो चाहते हैं कि हमें 3 साल में ग्रेजुएशन करना, उनके पास एकमात्र 2-3 यूनिवर्सिटी बचे हुए हैं बिहार में जहाँ 3 साल में आप पढ़ सकते हैं, बाकी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए भी पलायन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर के हम लोग गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। पिछले विधानसभा के सत्र में अगर आप देखें तो हमने एक मांग उठाई थी सरकार से कि आपको सरकार को चाहिए कि बिहार में एक कॉमन स्कूल सिस्टम, एक कॉमन प्लेग्राउंड तैयार कीजिए आप। अगर रेस हो रहा है तो उस रेस में दौड़ने का जो स्टार्टिंग पॉइंट हो सबके लिए इक्वल हो। हाँ। कोई डीपीएस में पढ़ करके और कोई सरकारी स्कूल जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है, आप कैसे इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, समानता की बात कैसे कर सकते हैं? तो ये सब मांगे उठाई गई है। ये अगर होता, कॉमन स्कूल सिस्टम अगर बिहार में लागू होता तो समझिए कि बड़ा क्रांतिकारी और पूरे देश को एक रास्ता दिखाने वाला फैसला होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है वो पब्लिक एजुकेशन पे नहीं है, सार्वजनिक शिक्षा जो है उसके ऊपर नहीं है, बल्कि उनका पूरा फोकस जो है वो प्राइवेट कॉलेज पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे और प्राइवेट स्कूलों के ऊपर है। और जनता का जो पैसा है, जो टैक्स में पैसा सरकार के पास जा रही है, वो जनता की शिक्षा पे न खर्च होकर के कॉरपोरेट को मुनाफे के रूप में दिया जा रहा है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो ये संकट है। किसानों की बात कर ली जाए तो अभी हाल ही में ओलावृष्टि हो गया अलग अलग बिहार के जगहों पे, खादों की कालाबाजारी, और उसके ऊपर से एक अरवा मिल में पहले जो है होता था अब उसको उसना कर दिया गया है और बिहार में उसना मिलों की संख्या बहुत कम है, कुछ जगह है भी नहीं। तो किसान कहीं ना कहीं फंस चुके हैं सरकार के इस माया जाल में। इस पे क्या कहेंगे? क्या कुछ लगता है कि देखिए, किसानों को लेकर के मैं जो सिंपली कहता हूँ, नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो काफ़ी शेमफुल है, शर्मनाक भूमिका उनकी है। खास करके अभी 3 लेवल आपने बताया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे बिहार में जो बाजार समितियां हैं, जहां से सरकारी बाजार जो था किसानों का फसल लेने का जो जगह था, उसको 2006 में ख़त्म किया गया। अभी देश ने ये साबित किया किसान आंदोलन के दौरान कि जो सरकारी बाजार हैं उसको ख़त्म नहीं होना है। कृषि कानूनों को किसानों ने देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा आंदोलन करके वापस धकेल दिया। तो केंद्र सरकार ने जब सरकारी बाजारों को खत्म करने वाला कृषि कानून वापस ले लिया, तो किस मुंह से नीतीश कुमार अभी तक 2006 में जो इन्होंने एपीएमसी एक्ट ला करके उसको खत्म किया था, क्यों उसको बहाल नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। विधानसभा में आप सरकार से पूछिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरवा उसना के मामले में पहले तो सब जगह मिल खुलवा दिया गया अरवा चावल का, अब कहा जा रहा है कि सिर्फ उसना लेंगे, उसना का मिल नहीं है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और सदन के सामने सरकार और उनके मंत्री सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। पिछला सत्र अगर आप देखें, विधानसभा का जो 5 दिन का सत्र चला था, उसमें खाद को लेकर के विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सरकार ने कहा कि अगले 3 दिन में हम सब जगह खाद उपलब्ध करा देंगे। बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र को देना है खाद, क्यों नहीं खाद ये लोग ले पा रहे हैं? तो किसान कहीं से भी इनके प्रायोरिटी में नहीं है। बिहार में अंग्रेजों के जमाने में जो परियोजनाएं बनाई गई थी, सोन नहर परियोजना और अलग अलग परियोजनाएं जो थी, जिससे हर खेत तक पानी पहुंचाया जा सकता था, उन पूरे परियोजनाओं को नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में तबाह कर दिया। उसके ऊपर इनका कोई फंडिंग नहीं है और उनको प्राइवेटाइज किया गया। तो किसानों के पास तो आपने विकल्प नहीं छोड़ा और ले दे करके धरती के नीचे जो पानी है इनके ऊपर इनका दृष्टि पड़ा हुआ है। नल जल से पानी की बर्बादी कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि हम हर खेत तक जल पहुंचाएंगे, लेकिन नहर नहीं बनाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? तो आप लोन ले लीजिए और अपना बोरिंग लगा लीजिए खेत के पास और नीचे से पानी खींचिए और खेत में डालिए। तो भूजल स्तर जो है वो कहाँ जाएगा, इनकी चिंता इनको नहीं है। अपना पीठ थपथपाना है और ग्राउंड पे कोई काम ना हो, इनकी चिंता इनको नहीं है। तो ये तो संकट नीतीश कुमार के साथ है और हमें लगता है कि किसानों के मुद्दों को लेकर के बिहार के भी जो किसान हैं इनको भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आप देखिए, बिहार में जिनके पास 5 बीघा जमीन है, उनके बच्चे भी आज के डेट में बेहतर शिक्षा नहीं पा सकते हैं, उनकी भी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन यही 5 बीघा जमीन अगर किसी के पास हरियाणा में है, पंजाब में है, तो उनके पास काफी कुछ है, क्योंकि वहां इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। बिहार में कृषि व्यवस्था सिंपली कोलैप्स किया हुआ है। 100 में 60 लोग जो खेती करने वाले लोग हैं वो बटाईदार किसान हैं,
बटाईदार किसानों के लिए आपने कुछ रखा ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं उनके लिए है। जो बटाईदार किसान है उनको मुख्यमंत्री का जो किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो बटाईदार किसान है पिछले साल तक उनका धान कोई खरीदने वाला नहीं था। तो बटाईदार कानून को लेकर के हमारी पार्टी जो भाकपा माले है, हम लोगों ने तो बिहार के अंदर कहिए कि 10 बार हम लोग आंदोलन किए हैं, विधानसभा का घेराव हुआ है, गांधी मैदान में रैलियां हुई है, सरकार सुन नहीं रही है। तो असल में असंवेदनशीलता इस सरकार की सबसे बड़ी पहचान है, कृषि के मामले में खास करके। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कोरोना के हम लोगों ने 2 लहर को देखा, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर चलाने वाले की कमी, डॉक्टर्स की कमी। आपको लगता है कि स्थिति में अभी भी सुधार हुआ है? चमकी बुखार में भी हम लोगों ने देखा था कि कहीं कुछ नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। स्थिति तो बहुत भयावह है। कोई भी महामारी से निपटने का जो एक नेचुरल तरीका होना चाहिए वो भी सरकार फुलफिल नहीं कर रही है। महामारी जब आया था कोविड का, जो सेकेंड फेज खास करके था, जिसमें लाखों की संख्या में बिहार में मौतें हुई, अब उसमें आप देखिए कि गवर्नमेंट के क्या रवैया रहा। नीचे का जो आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, सबसे निचला स्तर है, वो बिहार में 90% कोलैप्स वाली स्थिति में है। 90% पूरे बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद आता है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक प्रखंड में 2 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। उनकी हालत बहुत बदतर है। वहाँ डॉक्टर पहुँच नहीं पा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, अस्पतालों में भवन की कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है, और सबसे बड़ा जो संकट है विल पावर की कमी है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि पिछला बार जब चमकी बुखार में मुजफ्फरपुर में इतने बच्चों की मौत हुई और उसमें सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जब खुलेआम लापरवाही दिखी लोगों को, उसके बावजूद भी जब नई सरकार इस बार बनी थी तब भी उसी आदमी को आपने क्यों स्वास्थ्य मंत्री बनाया? सरकारें बदल रही है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो है वो एक खास जगह को दिया गया है। क्यों? हमारा उसमें मानना है कि उसमें भारी करप्शन है, और अगर ढंग से जांच हो जाए स्वास्थ्य विभाग में तो उसमें जितनी योजनाएं जमीन पे आई हैं उससे ज्यादा योजनाओं का पैसा गबन हुआ है, और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको दबाए रखने के लिए ये सब चीजें हुई। विधानसभा में सारे विधायकों का जो फंड था, एमएलसीज के जो फंड थे, उसमें 2-2 करोड़ की कटौतियां हुई। हमें अनुमान लगा कि उसके बाद हो सकता है कि सारे इलाकों में, चूंकि सारे विधायकों से आपने फंड लिया है तो सारे इलाकों में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेना चाहिए था, वो डेवलप नहीं हो रहा है। ये दूसरा सप्लीमेंट्री बजट ला करके फिर से स्वास्थ्य को पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है किसी को नहीं पता है। आप समस्याओं को रिकॉग्नाइज जब तक नहीं करेंगे, बिहार सरकार के साथ संकट यही है कि हेल्थ के मामले में ये समस्याओं को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, ये संकट को देख नहीं रहे हैं। ये संकट नहीं देख रहे हैं कि पीएमसीएच के ऊपर आप बर्डन कैसे कम करेंगे। आपको कम करना है तो आप क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवाइए लोकल इलाकों में। क्यों बिहार के हर जगह से लोग पीएमसीएच पहुंचेगा? लोगों को पहुंचने में अच्छा थोड़ी लगता होगा। तो ये एक समस्या है। कोविड के दौरान जो मौतें हुई, मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये सिस्टम है, झूठ बोलना है। हम और आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार में, जिसके जानने वाले कोई ना कोई व्यक्ति की मौत कोरोना के दौरान नहीं हुई होगी, सबकी हुई है। अब अगर लोकसभा में सरकार ये कह दे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में मौत हुआ ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से, तो अब जनता क्या ही कर ले। तो ये एक तो ट्रेजेडी बिहार के साथ भी है, देश के साथ भी है, और इसमें मैं फिर से कहूँगा कि पूरा फोकस जो इनका है, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन की जो सरकारी शिक्षा है उसको नज़रअंदाज करके प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक वैसे ही प्राइवेट अस्पतालों को ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार ये उसको प्रमोट कर रहे हैं। सरकारी ज़मीनें उनको दी जा रही है, सरकारी सब्सिडी उनको मिल रहा है प्राइवेट अस्पतालों को, और बदले में प्राइवेट अस्पताल जो दे रहे हैं कि महामारी जो है उनके लिए सिर्फ आपदा में अवसर है। पूरे कोविड के दौरान पटना का तमाम अस्पतालों को आप देखिए, ज़बरदस्त लूट है। कुछ जगह पे हमने सरकार के विभाग से बात करके कार्रवाई करवाई, लेकिन वो चल रहा है। तो ये संकट बिहार का है स्वास्थ्य के मामले में। आखिर का 2-3 सवाल जिस पे छोटा छोटा टिप्पणी चाहेंगे। शराबबंदी पर 11 लोग की मौत हो गई कल नीतीश कुमार के गृह जिला में। 2 लोगों को कल पुलिस ने दौड़ा दिया, कूद के उन्होंने जान दे दिया नदी में, और लगातार मौतें हो रही है। तो शराबबंदी पे आपका क्या विचार है कि
देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि शराबबंदी कानून ला देने से शराब बंद हो जाएगा। वो बंद नहीं होगा। और ये टिप्पणी वाला विषय नहीं है। शराबबंदी के नाम पर जो हो रहा है, आपको शराबबंदी को सरकार, चलिए हेल्थ का मामला है, ठीक, मैं मानता हूँ। शराब के पाउच पे भी लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के ऊपर भी लिखा रहता है। लोगों के माँ बाप हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारा बच्चा जो है वो शराब नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, पीटेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, इसके लिए लोग हैं। हर चीज में जो बच्चों का बाप है वो सरकार क्यों बन जाएगी, पुलिस क्यों बन जाएगी? तो ये एक मैंने सैद्धांतिक रूप से मैं नहीं मानता हूं कि किसी गवर्नमेंट को शराब को बंद करने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वो विफल ही हो रहा है। और आप अपील कीजिए, आप शराब नशा मुक्ति केंद्र खोलिए, आप वैकल्पिक इंतजाम कीजिए, लोगों के पास रोजगार दीजिए, तो क्यों शराब लोग पिएगा? तो वो ना करके एक शराबबंदी कानून ला करके उसको नाक का सवाल जैसे ही सरकार ने बनाया है। आप देखिए बिहार में एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी चल रही है शराबबंदी के नाम पे। जी बिल्कुल। पिछले 10 सालों में थाना ने जो नहीं पैसा कमाया होगा, वो शराबबंदी में 1 साल में उतना पैसा कमा चुका है, थाना से लेकर के ब्लॉक से लेकर के सब जगह। और मैं नहीं मानता हूं कि सरकार का जो मंत्रालय उसमें वो इसका हिस्सा नहीं पहुंचता है। तो एक पैरेलल इकोनॉमी, उससे राजस्व का नुकसान, लोगों का जहरीली शराबों से मौत होने की घटनाएं लगातार आम होती जा रही है। तो हम तो कह रहे हैं, विपक्ष में कई नेताओं ने कहा है कि शराबबंदी पे सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। हमने कोई कानून लाया तो वो ब्रह्मा का लकीर नहीं है, उसमें उसका क्या रिजल्ट है, उसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम बैठ के समीक्षा नहीं करेंगे तो हम शराब को क्या पूजा बैठ के, मैंने शराबबंदी कानून का सिर्फ पूजा करते रहे? सरकार वही कर रही है। विधान परिषद चुनाव में आपकी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, विधान परिषद चुनाव में हमारी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमारी पार्टी उसमें चुनाव में जाएगी और हम पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ हैं। और इस रिजीम में कहिए कि बीजेपी और उनके सहायक दलों को लड़वाने के लिए जहां भी मोर्चाबंदी होगी उसमें भाकपा माले पूरी जिम्मेदारी के साथ रहेगा। विधान परिषद के चुनाव में भी हमारी पार्टी जाएगी। और सीट शेयरिंग का जहां तक बात है तो वो पार्टी में ऊपर लेवल पे बातचीत चल रही है, उसको कैसे उसका प्रतिफलन आएगा उसमें तो मैं आधिकारिक नहीं हूँ उस पर बात रखने का, लेकिन वो आएगा सामने। पालीगंज के लोगों के लिए क्या अलग, क्या खास इस नए साल में होने जा रहा है? देखिए, पालीगंज में तो हर दिन का जद्दोजहद है, उसको देखा जा रहा है। लेकिन इस साल जो नया होने जा रहा है पालीगंज में कि एजुकेशन को एज ए कल्चर, संस्कृति के रूप में स्थापित करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और वहाँ के युवाओं का जो एक मांग था, चुनाव के दौरान लोगों ने कहा था कि हमें पढ़ने के लिए स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे 5 पुस्तकालयों का और पुस्तकालय सह अध्ययन कक्ष, जो आपका पटना यूनिवर्सिटी का मेन लाइब्रेरी है, उस मॉडल पे जहाँ पे आप बैठ के अपनी किताबों के साथ पढ़ भी सकते हैं, तो उस तरह के 5 पुस्तकालय बड़े बड़े बनाने का निर्णय मैंने लिया है। चूंकि फर्स्ट ईयर में, पहले साल में फंड का एलोकेशन नहीं हो पाया था, पैसा कट गया था कोविड के चलते, तो इस साल हो सकता है कि उसकी शुरुआत हो जाए। हम उसकी जगह के लिए तलाश कर रहे हैं, जगह कहाँ पे बढ़िया होगा, और युवाओं से पूछा जा रहा है। तो एक तो ये बड़ा मामला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पालीगंज में सबसे ज़्यादा लैक है मेरे ख्याल से। पटना डिस्ट्रिक्ट में उतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और इलाके का शायद नहीं है। कई गांव आपको मिलेंगे जहां पे कोई भी नाली का निर्माण नहीं हुआ है, गांव में ऐसे गलियों में पानी बजा रहा है। तो उसको लेकर के, चूंकि वो सही बात है कि विधायक फंड से सब चीज़ संभव नहीं है, तो गवर्नमेंट पे दबाव बना करके हम कोशिश करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एवरेज लेवल कम से कम पालीगंज में एस्टेब्लिश हो। ये एक बात है। पालीगंज में जैसे अभी मैं गया था पिछली बार रेल मंत्री से मिलने, रेल मंत्री, चूंकि कोविड का समय, जैसे ही मैं पहुंचा दिल्ली तो उसके अगले ही दिन वहां पे येलो अलर्ट जारी हो गया और रेल मंत्रालय जो था वो पूरा खाली हो गया, वहाँ पे कोई मंत्री नहीं थे। वरना बिहटा से औरंगाबाद जो रेल लाइन है, बहुत लंबे समय से वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उस रेल लाइन को शुरू करने के लिए मैं रेल मंत्री से मिलने गया था, एक लेटर भी हम ले गए थे, लेकिन वही हुआ, चूंकि कोविड का समय आ गया, चीज़ें बंद होने लगी, तो फिर मैं सोचा कि छोड़ता हूँ, बाद में जाऊँगा। तो नए साल में हमारी कोशिश रहेगी कि वो चीज़ भी एग्जीक्यूट हो। और वो समय से भी आपने इस बात को उठाया? जी, वो रेल लाइन काफ़ी ज़रूरी है उस इलाके का डेवलपमेंट के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए। और सड़कों का जो स्थिति है, सड़कों पे जो सड़कें पतली हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है, तो एक्सीडेंट की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, और उसका बर्डन कम हो जाएगा अगर वहाँ से रेल लाइन निकल जाएगा। तो कई मामलों में, और वो एरिया जो है वो व्यापारियों का भी एक बड़ा इलाका है,
और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी इससे लाभान्वित होगी। तो ये सब लेकर के रेल मंत्री के पास कोविड का थोड़ा सा माहौल डाउन होता है तो हम फिर से जाएंगे और हम कोशिश करें कि ये हो। तो नए साल में कई सारी तैयारियां इस तरह की है। बाकी नए साल का सबसे बड़ा तो यही है कि हम बिहार में जो अलग अलग बहालियों को लेकर के जो छात्र भटक रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ ठोस तरह का चीज़ हो और कोई इस तरह का कानून बन जाए जो हमने मांग रखी थी सरकार के सामने। हमने कहा था कि आप विज्ञप्ति जब जारी कर रहे हैं तो विज्ञप्ति पूरा करने का एक टाइम टेबल भी लाइए। विज्ञप्ति में मेंशन रहेगा और जो बहाली समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है उस बहाली को जारी करने में जो जारी करने वाला विभाग है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। 10-10 साल आप स्टूडेंट्स को, यूथ को आप ऐसे वेग नहीं रख सकते हैं, होपलेस आप नहीं बना सकते हैं। जैसे किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला देश में चल रहा था, अब तो मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों की आत्महत्याओं का सिलसिला चल चुका है। इस पे बैठ करके विचार हुआ कि नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग सक्रिय रहेंगे। नए साल में वही प्रयास होगा जो पुराने साल में था। लड़ाई तो बहुत लंबी है। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अपने क्षेत्र पालीगंज के लिए जो कुछ भी बात इन्होंने बड़े तर्कपूर्ण तरीके से और बड़े बेबाकी से रखा, इसके लिए इनको विशेष आभार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।